मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने क्लोड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका पैटर्न है ये कोई न्यू पैटर्न नहीं है, ये हमेशा से पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, आजकल भी पूछा जाता है और स्टार्ट से ही ये पैटर्न आपका क्या होता है एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है ये वाला आपका क्लोड टेस्ट वाला। तो इस पैटर्न में अपने आज यहाँ सीखेंगे कैसे तो इसमें स्पीड बूस्ट करनी होती है और कैसे आपको एक्यूरेसी लेकर आनी होती है, 100% मार्क्स लेकर आने होते हैं, ठीक है। और कन्फ्यूजन वगैरह होता है उनको कैसे क्लियर करना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। देखो स्पीड के लिए तो आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को स्पीड में पढ़ना है, बस उनका क्या करना है, मीनिंग लेना है, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए जिस पार्ट में ब्लैंक है, जिस सेंटेंस में ब्लैंक है, उस सेंटेंस को क्या करना है, उस ब्लैंक वाले पार्ट को वहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, तो वहाँ से एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि अपने को मेन क्या करना, ब्लैंक फिलअप करना है, तो इसलिए वो ब्लैंक वाला पार्ट है ना, वहीं पे आपको क्या करना है, थोड़ा जैसे मान लीजिए थोड़ी स्पीड कम करके वहाँ पे एक्यूरेसी लाने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो अदर पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ मीनिंग लेने के लिए है कि वहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ उससे ब्लैंक वाले पार्ट को। तो जो अदर जो सेंटेंस है जहाँ पे ब्लैंक नहीं है, जिन सेंटेंसेज में, वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी स्पीड रखनी है। समझ में ये चीज़, तो आपकी स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसको, पहले ऊपर डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट उचित वर्ड से, टू मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए। ये बात इसने बोली है ऊपर डायरेक्शन में। अब अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो देखें कैसे इसको पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करो इसको। इंश्योरिंग बॉडी पार्ट्स, ये पार्ट है, इसमें देखो कोई ब्लैंक नहीं है, तो स्पीड में पढ़ेंगे। इंश्योरिंग बॉडी पार्ट्स हैज़ ए सरप्राइजिंगली एक्जोटिक कॉनोटेशन, ठीक है। वर्किंग वगैरह यहाँ पे साथ साथ आपकी बनी हुई है, तो आपके स्पीड में मीनिंग आता रहेगा, ठीक है। मीनिंग ना आए तो वहाँ वर्किंग थोड़ी सी चेक कर लेना, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा मीनिंग ही लेना है, हल्का फुल्का मीनिंग आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मीनिंग लेना है, इस स्पीड में पढ़ना है कि इंश्योरिंग बॉडी पार्ट्स हैज़ ए सरप्राइजिंगली एक्जोटिक कॉनोटेशन। वो क्या है, सरप्राइजिंगली एक्जोटिक कॉनोटेशन का मतलब क्या है, कॉनोटेशन का मतलब होता है अर्थ वगैरह, और सरप्राइज का मतलब आश्चर्यजनक फॉर्म में, एक्जोटिक का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। तो ऐसा अर्थ है उसका, हैज़ इंश्योरिंग बॉडी पार्ट्स का। डिस्पाइट द मोरबिड सब्जेक्ट मैटर, किसके बावजूद, जो मोरबिड का मतलब जो रोग वाला है, सब्जेक्ट है उस मैटर के बावजूद एक इंश्योरेंस करना बॉडी पार्ट्स का। मतलब क्या, बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस करना क्या है, एक सरप्राइज वाली बात है, ऐसा अर्थ देता है, कैसा अट्रैक्टिव अर्थ देता है, सरप्राइज वाला। ये बात इसने बोली। आई थिंक ये आपकी क्लियर है, समझ में, यहाँ से मीनिंग आ गया। अब आगे चलो। देयर आर वेरियस इंश्योरेंस स्कीम्स, क्या है, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स है, ब्लैंक आया, पता नहीं क्या आएगा। प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ एंड ऑटोमोबाइल्स, जो क्या है, प्रॉपर्टी, लाइफ, और जो प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ और ऑटोमोबाइल्स, जो आपके व्हीकल्स वगैरह है उनको पता नहीं क्या। तो बहुत सारी यहाँ पे इसने बोला है कि स्कीम्स है, जो क्या है, प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ एंड ऑटोमोबाइल्स को पता नहीं क्या। शुरू हो जाओ। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक पुट अप करके देखना है, रेंजिंग। अब पहला देखूँ मैं, यहाँ पे इसने बोला है रेंजिंग, तो क्या बोला कि बहुत सारी स्कीम है, आईएनजी क्लोज है ना, रेंजिंग प्रॉपर्टी, जो रेंज करती है प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ और ऑटोमोबाइल को। प्रॉपर्टी, लाइफ और ऑटोमोबाइल को क्या करती है, रेंज करती है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, चलो कोई ना, एक बार देख लेते हैं सारे से, आपके देखेंगे तो आपने क्या करेंगे, आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, इनको कंपेयर करेंगे तब। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड का मतलब इंक्लूड का अपोजिट, जो एक्सक्लूड करती, इंक्लूड नहीं करती प्रॉपर्टी, लाइफ को। तो इंश्योरेंस स्कीम्स है वो क्या नहीं करती, एक्सक्लूड करती है, मतलब अलग रखती है। प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ और ऑटोमोबाइल्स का इंश्योरेंस नहीं होता, नहीं होता क्या, होता है ना। तो ये जनरल अवेयरनेस है, आपको यहाँ जनरल अवेयरनेस काम आएगी, इसका मतलब बी पार्ट तो नहीं होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा, इंक्लूडिंग होता तो सही था। कवरिंग, बिल्कुल सही है, कवर करती है किसको, मतलब बहुत सारी स्कीम है जो प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ और ऑटोमोबाइल्स को क्या करती है, कवर करती है, बिल्कुल सही है। गवर्निंग, गवर्निंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, गवर्न करती है, गवर्न करती है, इसका मतलब क्या है, उस पर मान लीजिए राज शासन करना, एक टाइप से गवर्न का मतलब होता है शासन करना, तो शासन करती है, या उसके ऊपर अपना क्या है, वर्चस्व बनाए हुए हैं, इस तरीके से। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, रेंजिंग। अब रेंजिंग वाले की बात करें तो अब इनको कंपेयर करें, कवरिंग और रेंजिंग को। इंश्योरेंस स्कीम्स रेंज करती है प्रॉपर्टी, लाइफ। अब रेंजिंग क्या है, प्रॉपर्टी को थोड़ी रेंज करती है, रेंज होती है ना किसी की, रेंज क्या होती है, लिमिट होती है कैसी, कहीं कहाँ से लेकर कहीं तक, मतलब फ्रॉम टू, मतलब रेंज ये होती है कि इसकी रेंज इतने रुपए से लेकर इतने रुपए तक है, वो होती है रेंज। तो रेंजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ, ऑटोमोबाइल्स टू समथिंग एटसेट्रा, कोई अलग चीज़ एक्स्ट्रा कोई बताता ना उसकी तरफ, तो होता आपका फ्रॉम, रेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो आपका रेंजिंग क्या हो गया, गलत हो गया, तो सही क्या हो गया आपका, कवरिंग आपका सही होगा। नन ऑफ दिस आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कवरिंग सही है, जो कवर करती है किसको, प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ और ऑटोमोबाइल्स को। ये बात इसने बोली है।
ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट में उसने बोला है बट अनटिल रिसेंटली, लेकिन अब तक नोबडी वुड हैव थॉट ऑफ, किसी ने नहीं सोचा होगा ऑफ हैविंग सेपरेट बॉडी पार्ट्स इंश्योर्ड, सेपरेट बॉडी पार्ट्स को इंश्योर करवाना है, किसी ने नहीं सोचा होगा, मतलब बॉडी पार्ट को इंश्योर। अब आपको यहाँ पे आईएनजी क्लोज है या आपका क्या है जेर एंड आई, ये है, चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना। एग्जाम में आपको स्पीड में मीनिंग लेना है कि किसी ने बॉडी पार्ट अलग से सेपरेट का अलग से बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस कराने का नहीं सोचा। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव देयर बॉडी पार्ट्स इंश्योर्ड, अब पॉसिबल है क्या करना, उनके बॉडी पार्ट्स को क्या करना, इंश्योर करवाना विद एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, मतलब बॉडी पार्ट को आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है, आगे बोला इफ़ यू आर ए फुटबॉलर, अगर आप एक फुटबॉलर हो, यू कैन इंश्योर योर लेग्स, आप अपने लेग्स को इंश्योर करवा सकते हो। दिस बॉडी पार्ट इज़ यू टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, अर्न योर ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, जीविका चलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दुकान पे गया ब्रेड ले आया बटर ले आया, ये बॉडी पार्ट क्या करता है, दुकान पे जाता है और क्या करता है, आपको लेकर जाता है ब्रेड और बटर लेकर आता है, ऐसा नहीं है। मतलब जीविका चलाने के लिए ये बॉडी पार्ट आपको पता नहीं क्या इज़ यू, आपको पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं क्या करता है, ठीक है, आपकी जीविका चलाने के लिए। तो क्या करता है, तो अपने देखें सर्विस्ड, अब इज सर्विस्ड है, इसका मतलब क्या, इज सर्विस्ड फॉर्म में होना, तो बैक रिफ्लेक्शन आएगा, एक टाइप से क्या हो गया, पैसिव फॉर्म में हो गया। तो मतलब क्या है, सर्विस का मतलब सहायता करना होता है, खुद सहायता की फॉर्म में है यू आपकी तरफ, सर्विस्ड यू, इज सर्विस्ड यू, इज सर्विस्ड बैक वापस से इज सर्विस्ड यू, तो क्या हो गया, ये बॉडी पार्ट क्या इज सर्विस्ड फॉर्म में है, खुद ही सर्विस्ड फॉर्म में यू, आपको क्या कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि आगे की तरफ तीर जाना चाहिए ना, तो पैसिव फॉर्म में नहीं हो सकता ना, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकता, तो किस फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में ही हो सकता है, एक्शन की फॉर्म में एक्टिव, क्योंकि यू को भी तो सेटिस्फाई करना है ना कि आपको पता नहीं क्या करता है, तो ये बॉडी पार्ट करता है ना कि खुद होता है। सर्विस्ड का मतलब तो खुद सर्विस्ड फॉर्म में है, खुद होता है नहीं, आगे फिर तीर कैसे चलाओगे, यू पे जाना चाहिए ना, वर्किंग से हो गया। तो ये आपका ए ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। एडिंग का मतलब क्या हो गया, सहायता करना, हेल्प करना, तो ये बॉडी पार्ट क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, क्या करने के लिए, जीविका चलाने के लिए। तो ये वाली बात तो आपकी सही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में पढ़ो, पढ़ने सारे ऑप्शन है, कई बार क्या होता है ज़्यादा बड़ा ऑप्शन, बढ़िया बेटर ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे। यर्निंग का मतलब चाहना, अभिलाषा करना, डिमांड करना, ये बॉडी पार्ट आपकी डिमांड करता है पैसा कमाने के लिए, आपकी डिमांड क्यों करेगा आपका बॉडी पार्ट, इसका मतलब सी, कोई मीनिंग नहीं ले रहा, नॉनसेंस हो गया। अबाइडिंग का मतलब पालना करता है, आपका अनुपालन करता है, सहन करता है आपको, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं है, आपकी पालना करता है बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट जीविका चलाने के लिए आपकी पालना नहीं करता, ये बॉडी पार्ट जीविका चलाने के लिए आपकी हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन अपने पास है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में चलें, स्पीड में ही चलना है इसके अंदर, तो आपको आगे अपने बात करें। आगे इसने बोला है दिस पॉलिसी इज़ यूजुअली टेकन बाय सेलिब्रिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पॉलिसी ली जाती है किसके द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एज क्योंकि दे कैन अफोर्ड द हाई एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इट, वो क्या कर सकते हैं, हाई एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, सहन कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं उस बर्डन को, कि इसके साथ एक्सपेंस खर्चे इसके साथ जो एसोसिएटेड है। उसके बाद बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज़ ए पार्ट ऑफ स्पेशलिटी इंश्योरेंस, ये स्पेशल टाइप का इंश्योरेंस है विच हैज़ ऑलरेडी गैन ए गुड मार्केट अब्रोड, जिसने क्या किया है, ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट गेन किया है अब्रोड में, मतलब बहुत बड़ा मार्केट बना दिया, विदेशों में तो बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है इसका। समझिए चीज़। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट बातें, इन बातों को पढ़ते जाओ कि बोल क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सेलिब्रिटी उसको क्या कर सकती है, साइन कर सकती है। उसका बॉडी पार्ट इंश्योरेंस स्पेशलिटी टाइप का इंश्योरेंस है जो विदेशों में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद में बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज़ यूजुअली टेकन एंड इशू टू सेलिब्रिटीज़, ये यूजुअली लिया जाता है और दिया जाता है किसको, सेलिब्रिटीज़ को, हु स्टैंड टू लूज़, जिनके चांस है लूज़ करने के, मतलब घाटा लगने के, फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी टू देयर बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट की तरफ इंजरी वगैरह या डैमेज होने से। एंड दिस पॉलिसी, उसके बाद में ब्लैंक द बिजनेस लॉस, अब यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करना, आपको क्या करना, स्ट्रेस करना है कि ये जो इंश्योरेंस है वो ज़्यादातर लिया भी जाता है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इशू भी उन सेलिब्रिटीज़ को किया जाता है जिनके चांसेज हैं कि उनके बॉडी पार्ट से जो क्या हो जाए, उसका डैमेज वगैरह हो जाए, बाई चांसेस हो कि उनका कहीं डैमेज ना हो जाए। जैसे फुटबॉलर की बात की तो उसकी लेग्स का क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा है। तो इसने क्या, दिस पॉलिसी द बिजनेस लॉस, ये क्या करता है, बिजनेस लॉस को पता नहीं क्या करता है, टू ए सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी की तरफ,
फॉर दैट पार्ट ऑफ देयर बॉडी और टैलेंट, जो उनका बॉडी पार्ट है या टैलेंट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देयर बिजनेस, जो उनके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस ये पॉलिसी है ना बिजनेस लॉस को, जो पार्ट उस पार्ट के लिए बिजनेस लॉस को कुछ करता होगा, ये पॉलिसी क्या करती है, एम्पलीफाई कर दिया था। अब देखो यहाँ पे बातें क्या बोली कि ये लिया जाता है, रेगुलर में बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसी के बारे में फिक्स बातें बता रहा है कि ली जाती है किसके द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, दी भी जाती है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ को जिनके चांसेस होते हैं। उसके बाद में उस पार्ट के लिए जो उनका क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलर में बात करो। और ये बोल रहा है एम्पलीफाइड का मतलब पास्ट में एम्पलीफाई किया था, ये पास्ट को बता रहा है, तो ये तो आपका गलत हो ही गया डायरेक्ट। कैसे, देखो इसने क्या किया, बॉडी पार्ट इंश्योरेंस सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है, डायरेक्ट पढ़ो, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है वो बिजनेस लॉस को एम्पलीफाई किया था। अब दिया जाता है सेलिब्रिटीज़ को, और जो पार्ट उनका इंपॉर्टेंट है उसके लिए ठीक है, सेलिब्रिटी का जो बिजनेस लॉस है उसको एम्पलीफाई किया था या करता है, गड़बड़ होगी ना, तो पास्ट तो आएगा ही नहीं। अब देखो कौन कौन से पार्ट है आपका, एडेड ये भी गलत हो गया, जिसने सहायता की थी नहीं, सहायता करता है हो सकता था, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में रेक्टिफाइड, सुधार किया था, पास्ट फिर से गलत हो गया। अब बच्चा अपने पास इंडेमनीफाई। अब आप ये काम मत करना कि इंडेमनीफाई को टिक कर देते हैं सर, कोई नहीं बचा, सारे पास्ट की बातें कर रहे हैं। ये तो रेगुलर में बात बता रहा है ना, ये तो क्वालिटी बता रहा है कि होता क्या है, रेगुलर में है क्या, कंडीशंस वगैरह को बता रहा है, तो पास्ट वाली बात तो होगी नहीं। तो सर डायरेक्ट हमने डी टिक कर दिया। ऐसे टिक नहीं करना, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज ना होता ना तो आप टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ना जैसे शॉर्ट ट्रिक है ना, जो ऑप्शन डायरेक्ट टिक करने वाली, इसमें अगर नन ऑफ दीज ना हो तब आप कर दिया करो एलिमिनेट करके, जब एक बचे तब। नन ऑफ दीज होना तब उसको एक बार चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये बताओ। इंडेमनीफाई का मीनिंग होता है कॉम्पनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। तो ये पॉलिसी बिजनेस लॉस, बिजनेस का जो घाटा है उसको क्या करती है, उसकी क्षतिपूर्ति करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है इंडेमनीफाई। लेकिन यहाँ पे बात करें दिस पॉलिसी, सब्जेक्ट है ना इंडेमनीफाई का, जो कि क्या है, सिंगुलर। तो ये जो इंडेमनीफाई है वो डू इंडेमनीफाई है, आना क्या चाहिए था, डज इंडेमनीफाई। तो इंडेमनीफाइज होना चाहिए था, इसका मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म में गलत है, ये मीनिंग की फॉर्म में, और ये ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन हो जाए आपका नन ऑफ दिस। समझ में आई चीज़। तो नन ऑफ दिस जो ऑप्शन दिया होता है वो ऑप्शन आपका आ सकता है। ये चीज़ मत माइंड में लेकर आना कि नन ऑफ दिस कभी नहीं होता। ठीक है, मैथ्स वगैरह हम सोचते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन मैथ्स में भी नन ऑफ दिस आता है और इंग्लिश में भी नन ऑफ दिस आता है, जिस क्लोज टेस्ट में भी नन ऑफ दिस आता है। समझ में आई चीज़। तो यहाँ से क्लियर हुआ, इंडेमनीफाई जाएगा। अब एक बात करते हैं अपने कि सर बाई चांस यहाँ पे एम्पलीफाइड की जगह एम्पलीफाइज होता, इसकी एड्स होता, एडेड की जगह रेक्टिफाइज होता, तो कौन सा सही होता, इंडेमनीफाइज होता तो कौन सा सही होता, सबसे बेटर कौन सा होता। तो यहाँ पे देखना, इसने बोला कि ये पॉलिसी बिजनेस लॉस को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, बढ़ाती है। तो ये पॉलिसी बढ़ाती है क्या, बिजनेस लॉस को तो क्या करती है, उसके लॉस को तो क्षतिपूर्ति करती है, उसकी गलत हो गया। बिजनेस लॉस को ऐड करती है, उसकी हेल्प करती है, बिजनेस लॉस की हेल्प करती है या बिजनेसमैन की करती है, बिजनेसमैन की करती है ना, बिजनेस लॉस की हेल्प नहीं करती, उसके अपोजिट होती है, उसको खत्म करती है बिजनेस लॉस को, ये भी गलत हो गया। रेक्टिफाई, बिजनेस लॉस का सुधार करती है, तो ये थोड़ा सा जा सकता, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। इंडेमनीफाइज क्या है, ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि क्षतिपूर्ति करती है, ये बात इसने बोली है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद में अपने आगे चलें, नेक्स्ट में बात करें। तो नेक्स्ट में बोला इट इज़, ये क्या है, इट इज़ स्टिल पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल है क्या, टू पुट ए प्राइस ऑन बॉडी पार्ट्स, कि बॉडी पार्ट्स पे क्या करना, एक प्राइस को पुट करना अंडर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज है उनके अंडर। तो दो इंश्योरेंस आपके होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ हेल्थ वगैरह उससे रिलेटेड होता है, और जनरल आपका बचा हुआ जैसे होम वगैरह, जो गाड़ी वगैरह उन सब से, कार वगैरह उनसे रिलेटेड होता है। तो मतलब क्या है, जनरल अभी भी पॉसिबल है कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर अपने बॉडी पार्ट पे क्या करते हैं, प्राइस को पुट कर सकते हैं। द पे आउट, जो भुगतान है, फ्रॉम डिसमेंबरमेंट, डिसमेंबरमेंट, मेंबर का मतलब क्या होता है, सदस्य, डिसमेंबर का मतलब सदस्य ना होना, इसका मतलब अलग होना, यहाँ पे मतलब है अंग वगैरह कोई ख़राब हो जाना, बॉडी पार्ट ख़राब हो जाना। जो डिसमेंबरमेंट है उससे वो पे आउट है, जो आपका मतलब भुगतान है, टेंड्स, वो टेंड करता है टू डिपेंड, डिपेंड करने के लिए, ऑन हाउ, डिपेंड करता है, मतलब टोटल मीनिंग ये हो गया कि डिपेंड करता है कि हाउ क्रिटिकल, कितना सीरियस, दैट इंडिविजुअल पार्ट इज़, वो इंडिविजुअल पार्ट है, इज़ टू योर एबिलिटी टू फंक्शन, आपकी एबिलिटी है जो फंक्शन करने की, उसके लिए कितना क्रिटिकल है। इज दिस रिलेट्स टू द लेवल ऑफ, क्योंकि ये रिलेट करता है लेवल ऑफ ब्लैंक। आगे ध्यान रखना कि जो भुगतान है ना डिसमेंबरमेंट से, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी पार्ट कितना क्रिटिकल है, वो जो पार्ट है जिसमें कोई गड़बड़ हुई है वो कितना क्रिटिकल है, योर एबिलिटी, या गड़बड़ हो सकती है, वो कितना क्रिटिकल है
किसकी तरफ? टू योर एबिलिटी, आपके फंक्शन करने की एबिलिटी की तरफ, कि आपका जो फंक्शन है बॉडी के पार्ट का जो है उसके फंक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें जिसमें डैमेज हुआ है वो बॉडी पार्ट आपके फंक्शन की जो एबिलिटी है उसकी तरफ कितना क्रिटिकल है, कितना सीरियस है, क्योंकि ये रिलेट करता है किसके लेवल को बताता है। तो ये लेवल को बताता है कि ये बताता है कि आपकी एबिलिटी है ना फंक्शन करने की, उसके लिए कितना क्रिटिकल है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये रिलेट करता है किसको? लेवल को बताता है। किस लेवल को बताता है? डिसएबलमेंट के, अयोग्यता के, असमर्थता के, डिसएबिलिटी के। डिसेबलमेंट मतलब डिसेबिलिटी के लेवल को बताता है, बिल्कुल सही है। फंक्शनैलिटी के मतलब फंक्शन आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसके लेवल को बताता है, ये भी सही है। रैम्बर्समेंट का क्षतिपूर्ति के लेवल को बताता है, क्योंकि ये बॉडी पर कितना क्रिटिकल है वो बॉडी पार्ट का पे आउट है, वो डिपेंड करता है वो बॉडी पार्ट कितना क्रिटिकल है, कि पेमेंट उस तरीके से दी जाएगी कि उसमें डैमेज वगैरह कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं ना। तो वो कितना क्रिटिकल है और रिलेट करता है क्षतिपूर्ति के लेवल को। तो क्षतिपूर्ति का लेवल थोड़ी बताएगा, बॉडी पार्ट में गड़बड़ क्षतिपूर्ति का लेवल नहीं आएगा, तो सी अपना गलत हो गया। एनिग्मा पहेली पजल का लेवल बताएगा, गलत हो गया। अब दो बचे डिसएबलमेंट और फंक्शनैलिटी। अब आपका बॉडी पार्ट कितना सीरियस है आपके फंक्शन करने की एबिलिटी, योग्यता है, कार्य करने की क्षमता पर। तो यहाँ से जैसे ही आप फंक्शन देखते हो ना तो आपका माइंड जाता है किस पे? बी ऑप्शन पे, फंक्शनैलिटी सही है, डायरेक्ट पढ़ना। लेकिन आपको करना है सेंस की वे में, पिक्चर बनानी है, माइंड के अंदर स्ट्रेस देनी है। जब इन दोनों में कन्फ्यूजन आ गया, इनको लड़ाना है। तो एक बात बताओ कि जो भुगतान होता है आपको, वो आपका मान लीजिए अपने बात करें किसी का बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, जो भुगतान होता है वो एबिलिटी पे होता है कि कितना वो काम कर सकता है, या डिसएबिलिटी पे कि कितनी उसकी क्षति हुई है। जो भुगतान होता है, जो पेमेंट मिलती है गड़बड़ होने से, जो इंश्योरेंस की, वो जैसे गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस है, ठीक है, गाड़ी क्या हो गई? एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी का जितना डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में आपको पेमेंट मिलती है, या गाड़ी कितनी सही है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है? ये एबिलिटी तो फंक्शन की बता रहा है कि बॉडी पार्ट क्या होता है, आपकी एबिलिटी को, क्रिटिकल की कितनी एबिलिटी है फंक्शन की, काम करने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता है। और ये जो लेवल है वो किसका बताता है? पेमेंट करने के लिए। अब आप यहाँ पे सोचना, तो गाड़ी के डैमेज का आपको पेमेंट मिलेगी या जो गाड़ी जितनी सही है उसकी पेमेंट मिलेगी? डैमेज की मिलेगी ना। समझ में? कितना परसेंट डैमेज हुआ, जैसे 40% डैमेज हुआ तो उस 40% डैमेज के अकॉर्डिंग मिलेगी, ऐसे नहीं कि 60% गाड़ी आपकी सही है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आई ना। जैसे मान लीजिए हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं, जो आप क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको मान लीजिए किसी को मिलता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है आपको? डिसएबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। एबिलिटी कि कितना परसेंट डिसएबिलिटी है, तो डिसएबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। इनकी 40% मिनिमम मांगते हैं, मिनिमम 40% का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो उसके लिए। तो ये जो 40% जो है वो डिसएबिलिटी को बताता है, एबिलिटी कि 40% काम करता है, ये डिसएबिलिटी को बता रही है कि 40% गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ के अकॉर्डिंग 40% डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पेमेंट मिलती है। चीज़ समझ में आई? तो इसका मतलब आपका बी गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा डिसएबलमेंट। समझ में आया ना? क्योंकि जो आपको क्या करना, पेमेंट करनी है उसकी, जो डैमेज हुआ है उसकी, तो डिसएबलमेंट। समझ में आया? तो फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी मत कर देना। समझ में आ रही है ना बात? तो सेंसिबल वे में चलना, डायरेक्ट मत कर देना। अब यहाँ पे भी रटा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट डायरेक्ट क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे टीचर बता देंगे, उसके अंदर जो कई बार जो आपके ब्लैंक आते हैं उसमें जो बात बोली होती है ना, उसके अंदर जो मीनिंग वगैरह आता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन आया तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी आ जाता है। तो यहाँ फंक्शनैलिटी नहीं आएगा, आपको मीनिंग रियल में चेक करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेमेंट किस तरीके से मिलती है, डैमेज पे मिलती है या फंक्शन पे मिलती है, सही पे मिलती है या जो खराब हुआ है या डैमेज हुआ है उस पे मिलती है, या जो सही पार्ट है उस पे मिलती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, तभी होगा, नहीं तो ये आपका क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। समझ में आई ना चीज़? ये गड़बड़ नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दीज, ये सेलिब्रिटीज़ कैन अफोर्ड टू पे, ये अफोर्ड कर सकते हैं टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, द ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम्स को ऑन दीज काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़, इस टाइप की पॉलिसीज़ पे, बिकॉज क्योंकि दे आर वेल्दी, क्योंकि वो अमीर होते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं पे करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स को। अब द इंश्योरेंस प्रीमियम्स आगे नाउन टाइप है, तो यहाँ एडजेक्टिव ही आ सकता है बीच में, ये चीज़ अपने को पता लग गई। तो सब में क्या है, मिनिस्क्यूल, एडजेक्टिव, सुपरफिशियल, ठीक है, ह्यूमंगस, गोल्ड, सारे के सारे एडजेक्टिव है।
इसका मतलब यहाँ तो अपने कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बोला, अब अपने दोबारा से इसको चेक करेंगे तो इसने क्या बोला, अब आपको मीनिंग की फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वो कैब आनी जरूरी होती है क्लो टेस्ट में आपको, ठीक है। वर्किंग से भी हो जाते हैं बहुत सारे मैक्सिमम, और वो कैब भी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें, ये सेलिब्रिटी अफोर्ड कर सकते हैं मिनिस्किल का मामूली से इंश्योरेंस प्रीमियम को, क्योंकि वो अमीर है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम मामूली है तो अमीर बताने की क्यों जरूरत है, वहाँ पे रीज़न बताया क्योंकि वो अमीर है और अफोर्ड कर सकते हैं। मामूली से तो सेलिब्रिटी अफोर्ड कर ही सकती है, गलत हो गया। सुपरफिशियल का मतलब थोड़ा बहुत होता है, ऊपरी बाहरी, ठीक है, उसको बोलते हैं थोड़ा बहुत इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर अफोर्ड करने की क्या बात है, वो तो आराम से दे देंगे प्रीमियम, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, क्योंकि वो क्या है, वेल्दी है। तो इसका बात का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो ए भी गया, बी भी गया। सी में देखें, ह्यूमंगस का मतलब भारी, ह्यूमंगस इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब भारी, बहुत ज़्यादा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो अमीर है, बिल्कुल सही है। गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, जो गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो कैटेगरी डिफाइन होती है। अब आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा क्योंकि गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम क्लास में हम गए, जैसे मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं, गोल्ड क्लास होगी, प्रीमियम क्लास होगी, प्लैटिनम क्लास होगी, सिल्वर क्लास हो गई, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि वो थिएटर उसको कौन सी क्लास में रखता है। कई तो थिएटर होते हैं उसमें गोल्ड क्लास हाईएस्ट होती है, कईयों में उसके बाद में प्लैटिनम भी आ जाती है, प्रीमियम क्लासेस भी आ जाती है, ठीक है। तो वो तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो एक कैटेगरी दे रहा है, गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम नाम दिया है, तो गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम कोई मीनिंग नहीं आ रहा। प्रीमियम कैसा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अमीर हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब गोल्ड थोड़ी है, गोल्ड को भी तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इतना भी महंगा नहीं होता गोल्ड आपका। तो बहुत ज़्यादा भारी इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहा है ये, तभी उसने रीज़न दिया है क्योंकि वो अमीर है और अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब भारी भरकम प्रीमियम है। तो सी ऑप्शन अपना टिक हो जाए। डी गलत हो गया, ई वैसे ही गलत हो गया क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन पे वर्क करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आगे नहीं पढ़ना क्योंकि अपना ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट में आपकी ये 5 क्वेश्चन आराम से, 2 या 3 मिनट में आपकी ये 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया ना कैसे करना है क्लो टेस्ट को सोल्व। क्लो टेस्ट को सोल्व करने के लिए क्या करना है, स्पीड को रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बूस्ट होगी आपकी, दोनों साथ में रखनी है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना है। तो करना क्या है, जिस पार्ट में ब्लैंक है उस पार्ट पे करना है आपको फोकस, वहाँ पे स्पीड को कम करना है, कम, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से पिक्चर बनानी है वहाँ पे। मान लो कि कईयों क्या होता है कि सर हमें समझ में आ गया था, हम स्पीड में ही करके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड में यहाँ पे चांस है, जब जहाँ पे अपने को स्ट्रेस करना होता है ना, वहाँ पे अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड दिखाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होती है, गड़बड़ हो सकती है। तो वहाँ पे एक बार कंपैरिजन जरूर कर लिया करो, जैसे अपनों ने मान लीजिए किस पे किया था, एक तो 4th वाले पे कंपैरिजन किया था, समझ में ये चीज़, 4th वाले में कंपैरिजन किया था, और 3rd वाले में अगर स्पीड में कई बार होता है कि इंडेमनीफाई सही कर, क्षतिपूर्ति मीनिंग, तो आपका क्लो टेस्ट है उसमें ओनली मीनिंग नहीं लेना होता कि वो कैब से मीनिंग ले लिया, उसके साथ वर्किंग भी देखनी होती है, ग्रामेटिकल फॉर्म में सब कुछ देखना होता है, क्योंकि इंडेमनीफाई का मतलब क्षतिपूर्ति, तो डायरेक्ट मीनिंग आते क्या होगा, हाँ बिजनेस लॉस की क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है, टिक हो गया। लेकिन आपने नहीं पढ़ा ना कि इंडेमनीफाई है और उसका सब्जेक्ट क्या है, दिस पॉलिसी है, जो कि क्या सिंगुलर है, तो इंडेमनीफाई नहीं होना चाहिए था, इंडेमनीफाइज होना चाहिए था ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, और ऐसे जैसे मैंने आपको करवाया इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है क्लो टेस्ट की, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 100% मार्क्स आएंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। थोड़ी वोकेब और बना लेना, 100% मार्क्स आएंगे, ये गारंटी। स्पीड भी आएगी प्लस एक्यूरेसी, टाइम से हो जाएगा और एक्यूरेसी भी आएगी। तो मेथड समझ में आया ना, जहाँ पे ब्लैंक हो वहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेस करना है थोड़ी एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि उसी पार्ट से अपने को ज़्यादा मतलब है, और बचा हुआ पार्ट है उससे तो अपने को क्या करना है, सिर्फ मीनिंग लेना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीड बूस्ट करनी है, वहाँ पे सिर्फ मीनिंग लेना है, ज़्यादा डीप में मत जाना उसकी वर्किंग वगैरह के अंदर, एग्जाम के अंदर। अब तो आप जा सकते हो जैसे प्रैक्टिस करते हो तब, और वैसे जैसे आपकी वर्किंग जैसे क्लियर है तो फिर आपको डायरेक्ट पिक्चर बनेगी माइंड में। तो पिक्चर तो ज़रूर बनानी है माइंड के अंदर, समझ में आई ना चीज़। तो वहाँ पे स्पीड दिखानी है, और जो ब्लैंक वाले पार्ट है वहाँ पे थोड़ी आपको क्या करनी है, स्ट्रेस करनी है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्लो टेस्ट है उसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक पक्षी जब उड़ना सीख लेता है तो अपने घोंसले का त्याग कर देता है, जबकि उसी घोंसले में उसे सुरक्षा मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है। इसी प्रकार जब एक शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने गुरु के आश्रम का त्याग कर देता है, जबकि वहां उसके सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, विश्राम करने को मिलता है और जीवन के झंझट नहीं होते। परंतु जाना पड़ता है, अस्तित्व के विकास के लिए कोमल और सुरक्षित वातावरण का त्याग कर कठोर समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है। स्मरण रहे,
यदि अस्तित्व का विकास करना है तो अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर कठिनाइयों का सामना करना सीखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।